Good morning, student. I am Anshu and I will teach you SST. So, today we today we start our first chapter of history. The name of this chapter is the French Revolution. मतलब फ्रांसीसी क्रांति. अब ये फ्रांसीसी क्रांति किस लिए हुई थी? क्योंकि जो मोनार्की का मतलब होता है राजाओं का जो शासन होता है, ठीक है, उसको हम मोनार्की कहते हैं. वो लोग उस अपने राजा के शासन से बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए वो वहाँ के लोगों ने एक रेवोल्यूशन किया और उसको बोला जाता है फ्रांस रेवोल्यूशन. फ्रांस के लोगों ने क्रांति की. इस रेवोल्यूशन के बहुत सारे रीज़न थे, लाइक पॉलिटिक रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, सोशल रीज़न एंड एक्सेट्रा. बट पहले हम इसकी स्टार्टिंग पढ़ते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन है स्टार्ट कहाँ से हुआ. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी थी वो कैसी चल रही थी. 1774 में लुइस 16 जो बूर्बन फैमिली के किंग बने. ओके, वो फ्रांस का जो शासन था उसको उन्होंने हैंडल किया. जब वो 20 इयर्स ओल्ड के थे उनकी शादी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरिन ऑर्टोनेट से की गई, जो कि एक बहुत बैड एडवाइज़र थी. वो जब भी लुइस 16 को कोई भी एडवाइस देती थी तो उन्हें काफ़ी लॉस होता था. ओके, बट देयर वाज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर लुइस 16. जब वो राजा बने तो उनका जो किंगडम था वो बिल्कुल खाली हो चुका था. उनके पास पैसों की बहुत कमी थी. उनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली. इसके रीज़न ये थे कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड, देन दे हैव द फाइनेंशियल प्रॉब्लम. क्योंकि जो फ्रांस है वो ब्रिटेन का एक कॉमन एनिमी था, इसीलिए उन काफ़ी लॉन्ग टाइम से उनका वॉर चल रहा था. और बाकी जो किंग और क्वीन थी उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम हो चुके थे. लेकिन उन जहाँ वो रहते थे, जो उनका पैलेस था, उसकी मेंटेनेंस में वो काफ़ी सारा खर्चा करते थे, जिसमें कि उनकी जो इनकम हो रही थी वो बहुत ही कम चल रही थी. ब्रिटेन ने अमेरिकन कॉलोनीज को होल्ड किया हुआ था. सो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की उसको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए. ये फ्रांस ने सिर्फ अपने ईगो के लिए किया, जस्ट बिकॉज वो ब्रिटेन को नीचा दिखाना चाहता था. उससे क्या हुआ, जब इस वजह से फ्रांस ने बहुत ज़्यादा जो मनी है वो स्पेंड कर दी. बदले में उसे कुछ नहीं मिला. इस वॉर के बदले में फ्रांस को कुछ नहीं मिला, बल्कि उसकी जो मनी थी वो और भी ज़्यादा उसमें खर्च हुई, जिससे उसके ऊपर जो लोन थे वो बढ़ता ही जा रहा था. तो अब क्या हुआ, फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवर्स लोन हो गया. ठीक है, अब जो उनके डोनर थे, जो लीडर थे, जिन्होंने स्टेट को क्रेडिट दिया हुआ था, अब उन्होंने उस पर 10% इंटरेस्ट लोन पे लेना स्टार्ट कर दिया. उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स थी वो और बढ़ गई, जस्ट बिकॉज उनकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो कम हो चुके थे और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था. सो कि जो रेगुलर एक्सपेंसिव थे वो भी उनसे हैंडल नहीं हो पा रहे थे. रेगुलर एक्सपेंसिव सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग an army, court, running government ऑफिस एंड यूनिवर्सिटीज़, ये इनके रेगुलर एक्सपेंसिव थे जहाँ इनको मेंटेन करना ही था. सो
स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने टैक्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये टैक्स कैसे बढ़ाए गए उसको हम बाद में देखेंगे। अभी यही समझते हैं कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसी थी। आफ्टर दिस जो फ्रांस सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। ओके, जैसे हमारे इंडिया में आपने देखा था पहले टाइम में कुछ फैमिली वर्ण बनाए हुए थे, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ब्राह्मण, सेकंड पे क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य और फोर्थ पे शूद्र आते थे। उसी तरह फ्रांस में भी स्टेट्स बनाए गए थे। ठीक है, तो जो इसमें जो फैमिली होती थी फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कोई भी जो टैक्स है वो पे नहीं करना होता था। ओनली जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते थे, यानी कि जो थर्ड पार्ट होता था, वो सभी टैक्सेस को पे करता था। उसके ऊपर ही जो वहाँ का मतलब गवर्नमेंट है उसको चलाने का एक बर्डन उसके ऊपर डाला हुआ था थर्ड स्टेट्स के ऊपर। पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेट में आते थे, फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे उनको क्या बोलते, उसको क्लर्जी बोलते हैं। क्लर्जी में आते थे जो चर्च के फादर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणों को रखा गया था फर्स्ट नंबर पे, ऐसे ही वहाँ पे क्लर्जी जो थे, फादर जो होते थे चर्च के, उनको सबसे ज़्यादा पावर मिली हुई थी। सेकंड स्टेट में आते थे नोबेलिटी। नोबेलिटी में जो भी जैसे कोई ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी ये मिनिस्टर्स वगैरह थे वो नोबेलिटी में आते थे। अब आती थी थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट का, ऑफिशियल है ना, लॉयर, ये सभी थर्ड स्टेट में आते थे। और जितने भी सर्वेंट हैं, लेबर हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं, वो सब थर्ड स्टेट में रखे गए थे। और इन थर्ड स्टेट के पर्सन को ही जो भी टैक्स होता था वो ये थर्ड स्टेट ही पे किया करता था। अपर, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स नहीं होता था। दे आर फ्री from all things, they have the power in law and land and they have all the rights to do. Okay, 60% जो लैंड होती थी वहाँ की वो नोबल्स के पास होती थी, यानी कि चर्च और जो रिच मेंबर्स हैं उन्हीं के पास क्या होती थी, वो 60% वहाँ की लैंड उनके अंडर आती थी। अब जो चर्च मेंबर्स होते थे, जो चर्च होता था वो क्या, वो टैक्स को कलेक्ट करता था और उस टैक्स का नाम होता था तिथिस। इस टैक्स को उन्होंने तिथिस बोलते थे। और ये टैक्स किससे लिया जाता था, जितने भी थर्ड एस्टेट के पर्सन्स होते थे वो क्या करते थे, वो इस टैक्स को पे करते थे। अब ये उनके स्टेट टैक्स भी होते थे उनके पास और डायरेक्ट टैक्स भी होता था उनके पास, जिसको टाइल्स बोलते थे। उसमें क्या होता था, जो उनकी एवरी डे की कॉमन चीज़ें उन्हें मिलती थी लाइक सॉल्ट और टोबैको, उसके ऊपर भी उन्हें टैक्स पे करना होता था। इससे क्या हो रहा था, उनके ऊपर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का बर्डन बढ़ता ही जा रहा था। ओके, वो अकेले ही उसे भर रहे थे, उस टैक्स को पे करते थे, जिससे उन्हें वहाँ पे रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और राजा के रूल उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। किसको, थर्ड स्टेट को। और जितने भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो पर्सन होते थे वो क्या करते थे, अपना कोई भी वर्क उन सर्वेंट से या लेबर से या फार्मर से फ्री में कराते थे। उसका कोई भी उसको पे नहीं करते थे और इनफैक्ट उनसे टैक्स और लेते थे उन सब चीज़ों का। तो वहाँ पे जो हालत थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी। अब इसमें एक फर्स्ट पार्ट आता है द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। इसमें हम देखते हैं जो थर्ड जनरेशन थी, जो थर्ड फैमिली थी, उसको कौन कौन सी स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही थी। 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 23 मिलियन थी, बट 1789 तक ये 28 मिलियन तक पहुंच गई। इट्स अ रैपिडली इंक्रीजेज इन द पॉपुलेशन एंड फॉर दिस द इंक्रीज ऑफ डिमांड फॉर ग्रेन इज हाई। इससे क्या हुआ, जो फूड की डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ गई, बट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप द पीस
विद द डिमांड। ग्रेन की जो प्रोडक्शन थी वो डिमांड को फुल नहीं कर पाई, सो दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ द ग्रेन एंड ब्रेड ऑल्सो। जिस तरह से हमारा नॉर्मल डाइट दाल चावल एंड रोटी है, उसी तरह फ्रांस का उस टाइम पे जो ब्रेड है उनकी एक स्टेबल डाइट होती थी, उनके लिए ब्रेड इम्पोर्टेंट था। उनके मील में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ब्रेड पे जो प्राइसेस थे वो ज़्यादा कर दिए। एकदम से उसकी जब डाइट ज़्यादा हुई तो जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे, जो वहाँ की कंपनी में जो वर्कशॉप थी, जो लेबर वर्कशॉप में वर्क करते थे, उनकी जो सैलरी थी वो फिक्स थी। उन्होंने उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया, बल्कि जो नॉर्मल फूड था ब्रेड उसमें प्राइसेस को हाई कर दिया। सो ये जो गैप था बिटवीन द पुअर एंड रिच मेंबर्स, इट्स बिकेम अ रेवोल्यूशन फॉर दिस। बट इन्हीं सब के बीच में कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक न्यू स्टेट का डेवलपमेंट हुआ जिसको बोला जाता है मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास में काफ़ी कुछ एजुकेटेड पर्सन भी आए, जिनका एक आइडिया था कि कोई भी इंसान है, उसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सभी के लिए रूल एक जैसे होने चाहिए। सो जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे वो मैन्युफैक्चर करते थे गुड वूलन एंड सिल्क का, और वो उसको एक्सपोर्ट और बॉट करते थे जो सोसाइटी के रिच मेंबर्स होते थे उनके साथ। ओके, अब इस थर्ड स्टेट में क्या होता है, कुछ पर्सन्स भी होते हैं जैसे कि लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। Then they all were educated and believed that no group in the society should be privileged by the birth. इनका मानना था कि सोसाइटी में किसी को भी उनके बर्थ के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड नहीं करना चाहिए। rather than person social position must depend on his merit, बल्कि उसकी एजुकेशन, उसकी मेरिट पे उसको सोसाइटी में पोजीशन मिलनी चाहिए। These idea a society based on freedom and equal law and opportunity for all। उनका कहना था कि सभी के लिए इक्वल लॉ होने चाहिए, सभी के लिए फ्रीडम होनी चाहिए और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब इस आइडिया को कुछ फिलोसफर ने लाइक जीन जैकस रूसो एंड जॉन लॉक ने फॉरवर्ड किया। जैकस ने बुक लिखी, द टू ट्रीटिस डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। ये इस बुक में था। कौन सी बुक में? टू ट्रीटिस ऑफ द गवर्नमेंट। कि मोनार्की के पास ऐसा कोई भी डिवाइन नहीं है कि वो सोसाइटी को डिवाइड कर सके। ओके, अब रूसो ने इस आइडिया को सोशल पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट थी और पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट किया। उनके इस थॉट से जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, जो थर्ड स्टेट थी, उनके माइंड में ये आइडियाज़ आए कि हाँ, जो राइट्स हैं वो सबके लिए इक्वल होने ही चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट की पावर थे उसके डिवीज़न को प्रपोज किया, उसके डिवीज़न की बात रखी कि उस गवर्नमेंट की जो पावर है उसको हमें डिवाइड कर देना चाहिए इन द बिटवीन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी में। द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स ऑफ द यूएस आफ्टर द 13 अमेरिकन कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। दैट मीन्स कि ये जो लॉ थे ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूट में दिए गए थे और इस चीज़ की गारंटी दी गई थी दैट एवरीवन हैव द इक्वल राइट्स एंड द फ्रांस पॉलिटिकल्स with him and say that yes, this is a right
thing which is America was doing. ओके तो वहाँ के फिलोसफर्स का जो आइडिया था वो वहाँ के कॉमन पीपल्स में स्टार्ट होने लगा था, वो वहाँ की जो बुक आ रही थी उनमें, वहाँ के न्यूज़पेपर में वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था. एंड जितने भी ग्रुप हैं वो सभी सोचने लगे थे कि यस दिस इज़ द गुड थिंग फॉर अस एंड आवर कंट्री. बट नाउ वी थिंक एंड रीड कि जो लुईस 16 था उन्होंने टैक्स को कैसे बढ़ाना स्टार्ट किया. ओके अब जो मोनार्की है वो क्या करती है, जो राजा होता है वो अकेले ही टैक्स को नहीं बढ़ा सकता, उसे और भी जो तीनों स्टेट होती हैं उनकी वोट चाहिए होती हैं, क्योंकि टैक्स को बढ़ाना ज़रूरी हो गया था. क्योंकि जो लुईस था उनके जो एक्सपेंसिव थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे और वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज़ करने का डिसीज़न लिया. सो May 1789, Louis XVI called together an assembly of State General to pass proposal for new taxes. तो लुईस ने एक प्रपोजल दिया जिसमें सभी स्टेट्स को आना था. उन्होंने इसको अपने पैलेस के हॉल में प्रिपेयर करना सोचा. द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव आए जिन्हें फ्रंट सीट मिलती थी बैठने के लिए. ओके जो फ्रंट सीट होती थी वो वहाँ बैठते थे और बाकी जो थर्ड स्टेट थी उसमें 600 मेंबर्स आए. दे ऑल स्टैंड एट द बैक, वो उनके बैक साइड में खड़े रहते थे. राइट सो इसी तरह उन्होंने टैक्स इंक्रीज करने के लिए एक सभा रखी थी, प्रपोजल दिया. सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी स्टडी हाउ द टैक्स वाज इंक्रीज्ड. थैंक यू.